ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून बोला है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबा शाइनिंग स्पून लेना है जो आपके घर में रहता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेक। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। आपको जो उसका कर्व्ड सरफेस है उसके अंदर देखना है। मतलब मान लो ये चमचा है, सपोज ये आपका चमचा है, दिस वन, राइट। तो उसका जो कर्व्ड सरफेस है इधर वाला, दैट इज नथिंग बट कौन सा सरफेस है वो, दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव पार्ट। कॉनकेव पार्ट है वो। और वो जो पीछे वाला है, चम्मच के पीछे वाला पार्ट कौन सा रहता है, दैट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पार्ट। मतलब आपका जो कर्ड सरफेस है चम्मच के अंदर का, दैट इज कॉनकेव पार्ट, और जो आपके पीछे का रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है। तो कॉनकेव का एक्चुअली ट्रू मीनिंग क्या है, कर्ड इनवर्ड्स। ये कैसा रहता है, कर्व्ड इनवर्ड्स रहता है, इनवर्ड्स। और कॉन्वेक्स ऐसा रहता है, कर्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड रहता है, या फिर बल्जिंग आउट आप बोल सकते हो। इट्स आपके ऊपर है उसको कैसा बोलना है। लेकिन मेरे हिसाब से दिस डेफिनेशन वर्क्स वेरी परफेक्टली, कर्ड इनवर्ड्स एंड कर्ड आउटवर्ड्स। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता बच्चों को, दोनों जगह पे कर्व, एक में इनवर्ड एक में आउटवर्ड। मेरे हिसाब से दिस डेफिनेशन वर्क्स आउट परफेक्टली। लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस कर्ड आउटवर्ड्स, आप उसको बोल सकते हैं कि वो बल्जिंग आउटवर्ड्स है। दैट ऑल्सो इज टोटली फाइन, आपके ऊपर है आप उसको कैसे बोलना चाहते हैं। चलिए, सो दिस इज डन। लेट्स से हमारा ये पार्ट हो चुका है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we'll be moving on to the next part, and that is the curved surface of a shining। यहाँ पर उनके प्रॉपर्टीज लिखने हैं। उन्होंने क्या बोला है कि आपको प्रॉपर्टीज लिखने हैं इसमें, कि कैसे क्या हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस यू आर गोइंग टू गेट। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज इसके डिटेल्स हमको बुक में है। सो उन्होंने जो बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करो इमेजेस के, तो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। हम लोग ये तब डिस्कस करेंगे जब हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट होगा। एट दैट टाइम इट विल बी वेरी इजी, सुपर इजी। जस्ट 1 मिनट लगेगा हमको ये एक्टिविटी 10.1 खत्म करने में। लेकिन उसके लिए वो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो टिल दैट टाइम, जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तब तक हम लोग 10.1 को ऐसे ही रखेंगे, बाद में कंप्लीट करेंगे। द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। एक कर्व्ड मिरर बोल के हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर। तो सबसे कॉमन मिरर कौन सा है कि जो एक कर्व्ड मिरर का टाइप है, दैट इज स्पेरिकल मिरर। The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of the sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. Spherical mirrors का definition क्या बोल रहे हैं, ऐसे कोई भी mirror जिसका reflecting surface are spherical, you know, sphere का part हो, उसको क्या बोलते हैं, spherical mirrors. Now what do you mean by reflecting surface? देखो कैसा रहता है ना, आपका जो मिरर रहता है, सो एक साइड पे वो रिफ्लेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट रहता है, और एक साइड पे उसको कोटिंग की जाती है। मिरर कैसे बनता है पहले एक बार देख लो लॉजिक। अगर ये मान लो आपका मिरर है, तो मैं एक तरफ से उसको क्या करूंगा, पूरा घिस दूंगा। एंड घिसने की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब रिफ्लेक्शन के लिए काम में आता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड को मैं क्या करूंगा, कोट करूंगा। किससे कोट करते हैं, जनरली आप इसको सिल्वर से कोट कर सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम से कोट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं ऐसे। ऐसा कोटिंग क्यों लगाते हैं मिरर के पीछे, वो इसलिए ताकि जो भी आपका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, यहाँ के जो मटेरियल है वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके। तो ऐसा सिल्वर का या फिर एल्यूमिनियम का आपको कोटिंग लगाना पड़ता है। तो वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेकंड साइड इज कोटेड सरफेस। दूसरा कौन सा रहता है, कोट लगाना पड़ता है, कोटेड सरफेस। तो कोटिंग किस चीज की लगा सकते हो आप, सिल्वर की, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा जाता है, इसलिए आप किसकी लगाओगे, एल्यूमिनियम की लगाओगे। फिर रिफ्लेक्शन आपका आराम से इस पे से हो जाएगा, जब लाइट आ जाएगी इसके ऊपर आराम से रिफ्लेक्शन हो जाए। सो द रिफ्लेक्शन हैपेंस। और ये सामने वाला मटेरियल कौन सा है, दिस इज ग्लास। ये ग्लास रहता है, राइट।
ओके, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको मिरर और ग्लास में कंफ्यूजन रहता है। देखो, ग्लास इज अ मटेरियल, ग्लास इज अ मटेरियल जिसको सपोज लेट से आपने कांच के जैसे बर्तन होते हैं वैसे, दैट इज अ ग्लास मटेरियल। मिरर मतलब कौन? मिरर इज अ लेट से ग्लास से बनता है जिससे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो टेक्निकली मिरर इज मेड अप ऑफ ग्लास। मिरर किस चीज से बनता है? ग्लास से बनता है। एंड मिरर वो चीज है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। ग्लास में रिफ्लेक्शन नहीं होता। ग्लास को जब तुम कोटिंग लगाते हो पीछे से, तब जाके आपका मिरर बनता है। सो टेक्निकली मिरर कैन बी सेड एज ग्लास प्लस कोटिंग, ग्लास प्लस पीछे कोटिंग इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर मिरर। और ऐसा कोई भी मिरर की जो स्पीयर से बनता हो उसको स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। फिलहाल के लिए इसके डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि हम लोग उसको स्पीयर से बना सकते हैं। लाइक वी कैन क्रिएट इट फ्रॉम स्पीयर्स, दैट फायर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। बट राइट नाउ हम लोग यहीं पर उसको क्लोज डाउन करेंगे, क्योंकि आगे वाले टॉपिक में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे कि बाबा व्हाट एग्जैक्टली स्पेरिकल मिरर, उसको स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, या फिर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल क्यों रहता है, व्हाई इज इट सो, और उसके टाइप्स क्या हैं, तो वो हमारे अगले पैराग्राफ्स में है। तो तब तक के लिए काइंडली हैव पेशेंस, उसके बाद हम लोग डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अप, ये पार्ट अप हो रहा है। सो व्हाट वी हैव इज स्पेरिकल मिरर। तो देखो, हम लोग जो रीडिंग पार्ट है ना वो बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले मैं तुमको समझा देता हूं ये मिरर बनता कैसे है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग डिटेल्स। देखो, सबसे पहला क्या करते हैं ये लोग, इसको दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहला, ये एक स्पेयर बनाते हैं, कांच का एक स्पीयर बनाते हैं। कांच का स्पीयर मतलब क्या? गोला, तुम बॉल समझ लो, एक ऐसा बॉल कि जो ग्लास से बना हुआ है, टोटल ग्लास से बना हुआ है। तो ऐसे वो दो बनाते हैं। सपोज मान लो, दो तरीके से उसको बना सकते हैं। टोटल गोला बना लिया आपने ग्लास का, पूरा ग्लास का। अब आप क्या करोगे, एक को बाहर से घिसोगे और एक को अंदर से घिसोगे। मतलब यू विल सपोज लेट से बाहर से घिसोगे, अंदर से घिसोगे। उसके बाद एक को क्या करते हैं, अंदर से कोटिंग देते हैं। एक को क्या करते हैं, अंदर से कोटिंग देते हैं, और एक को बाहर से कोटिंग देते हैं, ऐसे। और इसमें से मतलब द लॉजिक इज वेरी सिंपल। इसको क्या किया है, बाहर से उसको पॉलिश किया है, घिसा है, एंड सपोज लेट से अंदर से कोटिंग की है। इसको बाहर से कोटिंग की है, अंदर से घिसा है, इसको सेकंड वाला जो पार्ट है। अभी इसके अगर आप पार्ट कट करते हो, इफ अगर इसका एक हिस्सा कट करते हो, जैसे कि ये वाला हिस्सा ले लिया आपने, इतना वाला हिस्सा ले लिया, तो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा? ये मिरर मिलेगा आपको, और जिसमें पीछे से को ये होगी, आपकी कोटिंग होगी। तो ये कौन सा वाला आपका मिरर है? बल्जिंग आउटसाइड है ना ये, सो दिस इज कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अब यही वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला जो आपका ये है टाइप है, ये वाला इधर का, मैंने इधर का पार्ट मान लो कट कर लिया, तो कैसा मिरर बनेगा? दिस इज द काइंड ऑफ मिरर आई विल गेट, कर्व्ड इनसाइड, जो अंदर से कर्व हो, और उसके पीछे से क्या होगा, आपकी कोटिंग। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और वो था कॉन्वेक्स। सो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, दोनों में फर्क। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में ये लॉजिक घुसता नहीं है। दे इजिली अंडरस्टैंड वन थिंग कि चलो ठीक है, आपका ये मिरर है, और वो ये मान लेते हैं चलो कि आपने बाहर से कोटिंग कर दी। कैन अंडरस्टैंड। अब उनका प्रॉब्लम ये रहता है, अंदर से कोटिंग कैसे करेंगे किसी ग्लास का जो बॉल है, मतलब लाइक इफ देयर इज समथिंग लाइक अ बॉल, अंदर से कैसे कोट करेंगे हम लोग उसको, लाइक फ्रॉम वेयर वी कैन कोट फ्रॉम इनसाइड। नाउ योर डाउट इज टोटली ओके, द डाउट इज ओके, बट एक्चुअली इसका आंसर उसके फैब्रिकेशन प्रोसेस में रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय फैब्रिकेशन प्रोसेस? फैब्रिकेशन मतलब जो कंपनी में बनाते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब ये बॉल कैसे बनाया जाता है, तो व्हाट दे डू इज, वो सबसे पहले आधा बॉल बनाते हैं, सिर्फ आधा, सिर्फ आधा बॉल बनाते हैं ऐसे, राइट। फिर उसको अंदर से क्या करते हैं, दे कोट इट, दे अंदर से कोट करते हैं, और फिर इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कराया जाता है। फिर इन दोनों पार्ट्स को क्या कराया जाता है, ज्वाइन कराया जाता है। एंड दैट्स हाउ यू मेक कोटिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट्स हाउ यू मेक इट, लेट्स से कोटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर?
फैब्रिकेशन प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है तुम्हारी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई तुम अंदर से कोटिंग कैसे करा रहे हो। बाहर का तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, बॉल बना लो ऊपर से कोट कर लो। अंदर वाले को कैसे करेंगे? कुछ नहीं, अंदर वालों को दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करने का पहले बनाते वक्त ही कोटिंग करने के बाद चिपकाना है आपको, फिर एक बॉल बनानी है पूरी आधा आधा करके। नाउ विद दैट पॉइंट लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग। एक मिरर से हम लोग जनरली कितने हम लोग मिरर बना सकते हैं? लाइक एक स्पीयर से, लाइक इफ यू हैव अ स्पीयर, राइट, और अगर हमने इसको सपोज लेट अस से अंदर से ये कर लिया, क्या बोलते हैं, या फिर बाहर से कोट कर लिया, वेर एवर यू आर कोटिंग फ्रॉम, अगर इसके अलग अलग मैंने हिस्से कर लिए तो मैं कितने बना पाऊंगा? देखो, एक, दो, तीन, चार। अब तुम क्या बोलोगे सर लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट रह रहे हैं, ये वाला पार्ट देख लो, ये यूजफुल नहीं है, दैट इज नॉट इवन अ मिरर। ये वाले पार्ट ऐसे वेस्ट जा रहे हैं। हाँ, तो ये वेस्ट जाते ही है ना। मिरर, अपना जो मिरर का जो फैक्ट्री होता है, जो आईने बनाते हैं, उसमें ऐसा बहुत सारा वेस्ट जाता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी पूरी बनाती होगी, राइट, समटाइम्स पूरी किसी के साथ, किसी सब्जी के साथ। तो पूरी जब बनाती है, अगर तुमने देखा होगा मम्मी को पूरी बनाते वक्त, तो व्हाट शी डज इज, मम्मी के पास ऐसा बहुत बड़ा एक डो होता है, राइट, जिससे वो पूरी बना रही है। अलग अलग मटेरियल से आप पूरी बना सकते हो। तो व्हाट योर मम्मी डज इज, जनरल मेथड ऐसा होता है, वो ये लेती है, क्या बोलते हैं, अपनी जो यूटेंसिल रहता है ना उसको, और फिर उससे गोल शेप बनाती है उसके ऊपर। ये आपकी 6 पूरी बन सकती है इसमें, 6 पूरी। और बाकी का फिर क्या रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है। तो मम्मी उसको फेंकती नहीं है, मम्मी उसको फिर से उसको यूज कर लेती है। वो जो पूरा उनका जो बैटर है उसके अंदर ये फिर से डाल देती है, और ये वाला पार्ट फिर से रीयूज होता है। इन द सेम वे, आपका जो वेस्ट मटेरियल है ना आईने के अंदर, इट इज टेक्निकली नॉट अ वेस्ट, उसको फिर से यूटिलाइज किया जाता है इन द फैक्ट्री। सो ऐसे बहुत सारे कटेड पार्ट्स आपको सेपरेट मिलेंगे इन द ग्लास फैक्ट्री, बट इट कैन बी रीयूज्ड, राइट। तो एक बार लेट्स से रेज द हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है अबाउट दीज मिरर्स। मतलब इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, बनाते कैसे हैं, वेस्टेज मटेरियल का क्या करते हैं लोग, एंड नॉट मच डिफिकल्ट। ओके, नाउ लेट मी जस्ट 1 मिनट। सो अभी जो तुम्हारा मिरर तो बन गया, ठीक है, मिरर तो बन गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ मेन क्वेश्चन, लाइक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, ये आपका शेप है, ठीक है, ये आपका शेप है, करेक्ट। क्या कोई पर्सन इसी शेप को ऐसा रख सकता है, मतलब लाइक उल्टा करके ऐसा, राइट? मतलब वही शेप है, उसने खाली, उस पर्सन ने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ दिस उसने उसको उल्टा करके रख दिया है, मतलब खाली घुमाया उसको, जस्ट मूव्ड इट। टेक्निकली दीज टू पीसेस आर वन एंड द सेम थिंग, खाली रखने का तरीका अलग है। अब यहां पर कैसा रहता है, अगर तुम पीछे से कोटिंग करो, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, ये कॉनकेव होता है। और अगर आपने कोटिंग पीछे से अभी यहां पर कर ली, तो दिस इज कॉन्वेक्स। अब ये दोनों मिरर में फर्क क्या है? ये कर्व्ड इनसाइड है, ये कैसा है आप देख सकते हैं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसको, मतलब जहां पर से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है। और पीछे के सरफेस को क्या बोलते हैं? कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस। सो दैट इज कोटेड सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड इनसाइड हो, डेफिनेशन कैसी देनी है आपको कॉनकेव की? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड, या फिर कर्व्ड इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। लेकिन आपका अगर जो कर्व है वो कर्व्ड आउटसाइड है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, कर्व्ड आउटवर्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्व्ड आउटवर्ड्स है, तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स। आपको क्या करना है, बुक में ये डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere, is called concave mirror. And a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror, curved outwards. ठीक है, पहला पॉइंट। तो ये हमारा लेट से बेसिक डेफिनेशन है, प्लीज अंडरलाइन इट। अंडरलाइन होने के बाद रेज हैंड कर लो सो दैट वी कैन मूव ऑन। कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन है, कर्ड इनवर्ड, कर्ड आउटवर्ड्स, हम जब से वही तो बात कर रहे हैं। ओके,
चलिए, मूविंग ऑन. Now you may understand that the surface of the spoon curved outwards can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulging outwards can be approximated to convex mirror. वो तो हमने पहले ही बताया था कि आपका जो मिरर है, आपका जो स्पून है, तो जो कर्व इनसाइड रहता है दैट इज कॉन्केव पार्ट, और जो आपका बल्जिंग आउटसाइड है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट आपके स्पून का. ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था. आगे बढ़ते हैं अभी. सो दीज आर द सर्फेसेस. अभी देखो, आपके बुक में ना निकालने के दो तरीके हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन. आपको अगर कॉन्केव मिरर निकालना है ये वाला, तो देर आर टू वेज टू डू इट. आप ऐसी लाइन खींच सकते हो और उसको पीछे से ऐसे लाइन निकाल सकते हो, ये ऐसे ऑब्लिक लाइंस. दैट इज द फर्स्ट वे टू डू इट. सेकंड वे यू कैन गो फॉर एस, आप ऐसे भी कॉन्केव मिरर को निकाल सकते हो. उसके पीछे से आपको एक बड़ा लेयर निकालना पड़ता है ऐसे, और फिर ये अंदर आपको स्पेस भरना पड़ता है. ऐसा घिस के आपको पूरा भरना पड़ता है. सो दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज कॉन्केव मिरर. आपने बुक में देख सकते हैं, यहां पर एक पीछे से लाइन खींची और पीछे एक ग्रे एरिया है. दिस वन, दिस ग्रे एरिया इज नथिंग बट कोटिंग. ये ग्रे एरिया कोटिंग है. लेकिन मेरे हिसाब से तो भी ये मेथड यूज मत करो, ये लाइंस वाला मेथड यूज करो. इट विल बी इजी फॉर यू. ये ज्यादा आसान रहेगा फॉर यू. ये कैसा घिस के, एक तो बुक वो डायग्राम खराब हो जाती है. तो इंस्टेड ऑफ दैट यू यूज ऑब्लिक लाइंस रादर देन गोइंग फॉर कोटिंग. कोटिंग बकवास है, मतलब इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ऊपर से डायग्राम भी खराब हो जाएगा. तो इंस्टेड गो फॉर ऑब्लिक लाइंस. चलिए, अभी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हमको समझ के लेने, ठीक है. वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स. सबसे पहला वी विल अंडरस्टैंड हमारा ये स्पीयर को लेते हैं, राइट. और ये हमारे स्पीयर से हमने क्या बनाया, मिरर बनाया, राइट. मान लो मैं मिरर वाले पार्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा घिस देता हूँ. मान लो इतने पार्ट से हमने एक मिरर बनाया. ये जो ग्रीन कलर का है दैट्स आवर मिरर, कर्ड मिरर, राइट. ओके. उसका जो सेंटर होता है, जो मिरर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज पोल. मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी. पी से बताते हैं, मतलब मिरर का सेंटर इज पोल. POLE, पोल बोलते हैं पी. अब ये स्पीयर है, स्पीयर है सर्कल के जैसा. अगर स्पीयर है तो सेंटर होगा, करेक्ट. अगर स्पीयर है तो उसको सेंटर भी होगा, करेक्ट. लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो मिरर है तुम्हारा, ये वाला मिरर जो तुमने ऐसा पार्ट निकाला हुआ है वो मिरर का, मतलब क्या वो एक स्पीयर का पार्ट है? जो आपने मिरर निकाला है वो एक स्पीयर का पार्ट है ना. दैट मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर. ओके, तो उसको कुछ सेंटर होगा, कोई सेंटर होगा, राइट. ये जैसे कि यहाँ पर बोला है, तो वो सेंटर हो गया. लेकिन हम लोग उसको सेंटर नहीं बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, COC बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऐसा क्यों बोलते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर? द रीजन इज क्योंकि वो सेंटर किसका है, ये कर्व का है, राइट. ये कर्व का सेंटर है ना वो. ओके, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सिर्फ सेंटर क्यों नहीं बोलना, क्योंकि वो कर्वेचर का सेंटर है ना, तो हेंस इट्स कॉल्ड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC. ओके. अभी सेंटर और अगर मैं लास्ट का लाइन अगर ज्वाइन कर रहा हूं, मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं. अगर सर्कल है, सर्कल जैसा शेप है, स्पीयर बट स्टिल सर्कल जैसा शेप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस. मतलब लाइक सेंटर से लेके एंड तक रेडियस बोलते हैं. ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस, राइट. दिस इज रेडियस. लेकिन प्रॉब्लम अगेन वही, ये कर्वेचर का रेडियस है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ROC. ROC बोलेंगे. दैट मीन्स वी वोंट बी कॉलिंग इट जस्ट रेडियस, विल बी कॉलिंग इट रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. ओके, सो लेट मी रिवाइज अभी तक जो हमने सीखा. सबसे पहला हमने सीखा कि मिरर रहता है, उसका सेंटर रहता है, उसको बोलते हैं पोल, जिसको हम लोग P से बताते हैं. फिर ये मिरर, ये किसी का पार्ट होता है, किसी स्पीयर का, उसको एक सेंटर होता है. उस सेंटर को हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, C. सेंटर और उस पोल को अगर ज्वाइन किया तो आपको मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मींस R. रेडियस ऑफ कर्वेचर कब मिलता है, व्हेन यू जॉइन COC एंड पोल. COC एंड P को जब ज्वाइन करते हैं. अभी देयर इज सम वन मोर थिंग व्हिच इज रिमेनिंग. इन दोनों के बीच में देयर इज अ मिड पॉइंट. इन दोनों के बीच में देयर इज अ मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड पोल. उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं. सेंटर एंड पोल के बीच में देयर इज अ मिड पॉइंट. यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पर पोल है, उसके बीच में कौन है,
एफ है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस, फोकस बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस, सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं उसको। और फोकल लेंथ एफ से बताता है। फोकल लेंथ किससे बताता है? एफ से बताता है। तो लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट। व्हाट इज फोकस? फोकस सेंटर में है, मिड पॉइंट है किसका? सेंटर एंड पोल का मिड पॉइंट इज फोकस। फोकस और सेंटर में का डिस्टेंस कितना है? फोकल लेंथ। लेकिन वो मिड पॉइंट है ना, वो मिड पॉइंट है, तो यहां का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर हो तो यहां का डिस्टेंस भी कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इसलिए फोकल लेंथ सेम। लेकिन तुम मुझे बताओ, अगर ये एफ है, ये एफ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं रेडियस और फोकस में कुछ ऐसा रिलेशन है, रेडियस इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ, मतलब 2f। एक बार रिलेशन चेक करो, r इज इक्वल टू 2f आएगा क्या? रेज हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। f एंड f देखो बीच में है, मिड पॉइंट है वो, एंड f प्लस f गिव्स अस r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लेट मी नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, अगर नहीं तो देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, एंड बी फास्ट, थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी देते जाओ। ओके, सो लेट मी डिस्कस दिस अगेन। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, लेट मी जस्ट टेल यू दिस। ये स्पीयर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है फोकस। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहता है? फोकल लेंथ एफ रहता है, स्मॉल एफ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ है, लेकिन सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप? रेडियस बोलते हैं ना। सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू एफ प्लस एफ। वो कितना होगा? 2f। अभी क्लियर हो रहा है क्या? बोलो। लेट से डू रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट r इज इक्वल टू f प्लस f एंड r इज इक्वल टू 2f। ओके, नाउ लेट मी जस्ट, लेट से फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे के पॉइंट देखते हैं। मिरर, मिरर का सेंटर पोल जिस स्पीयर का वो पार्ट होता है उसके सेंटर का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में फोकस रहता है, उनका डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको एफ से बताते हैं। सेंटर और पोल में के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां तक हमने देखा। नाउ इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन थिंग्स, एंड व्हाट इज दैट? देखो, पढ़ाई करने के लिए कैसा रहता है ना, जैसे कि आई डोंट नो वेदर तुमको साउंड था कि नहीं, आई गेस तुमको नाइन्थ में साउंड नहीं था, राइट, सिलेबस में। तो कुछ ऐसी वेव होती है, एक ऐसा कोई भी वेव जब आप स्टडी करते हो तो ऐसा रहता है। वेव को स्टडी करने के लिए वहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मीन पोजीशन आप बोल सकते हो, एक एक्सिस की जिसके अराउंड आप पूरी पढ़ाई करते हो, क्रेस्ट रफ की। इन द सेम वे, आप जब ये इसको स्टडी करोगे, इस मिरर को, यू विल रिक्वायर अ रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये रहेगा पोल आपका, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में से जो लाइन जाती है ना, विच यू यूज फॉर रेफरेंस, इट्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये किस में कौन सी लाइन है? फर्स्ट थिंग, दिस इज इमेजिनरी। पहला पॉइंट समझ के लो, दिस इज इमेजिनरी। और ये कहां से कहां जाती है? सेंटर से और पोल से जाती है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। मतलब जस्ट फॉर स्टडी पर्पसेस, द लाइन विच ट्रेवल्स फ्रॉम, लेट्स से, गोज फ्रॉम सेंटर टू पोल। एक्सप्लेन दैट। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट, ये एक रेफरेंस के लिए है, मतलब आपके पढ़ाई के लिए। व्हाट यू डू विद दैट इज, आपको क्या करना है, आपका ये मिरर ले लिया, आपका पोल ले लिया, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। इन दोनों में से जो लाइन जाती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये क्यों निकालते हैं हम लोग? फॉर स्टडी पर्पजेस, पढ़ाई के लिए। सपोज लेट्स से रे डायग्राम्स निकालने के लिए ये चीज की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज जस्ट अ रेफरेंस लाइन। आप खाली इतना ध्यान में रखो फिलहाल के लिए, दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इतना खाली ध्यान में रखो, बाकी नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। सो काइंडली प्लीज अंडरलाइन, जल्दी जल्दी चलो अंडरलाइन करना शुरू करो, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस है फिर कुछ। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। पहले पोल के डेफिनेशन को ये करो, अंडरलाइन करो। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज पॉइंट इज कॉल्ड पोल।
और उसको किस लेटर से बताते हैं? लेटर पी से। लेटर पी से बताया जाता है उसको, लेटर पी। चलो आगे वाला डेफिनेशन देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेट्स से ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको कौन से लेटर से बताते हैं? सी से। प्लीज अंडरलाइन इट। और एक चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ नॉट पार्ट ऑफ मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे नहीं रहता ना, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, मिरर का पार्ट नहीं है वो। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, ठीक है? आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग। मान लो ये मिरर है, ठीक है, और मैंने प्रिंसिपल एक्सिस एक निकाली ऐसी, और यहां पर मैंने पोल को रख दिया, यहां पर मैंने पोल को रख दिया। अभी यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को रख देता हूं, और यहां पर फोकस को। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, राइट? ऐसा। कैन आई टेक इट ऑन द बैक साइड ऑल्सो? पीछे के साइड पे भी ऐसा ले सकता हूं मैं? मतलब यहां पर एक और एक फोकस होगा, और एक फोकस होगा यहां पे, मैं और उतना ही एफ पीछे लेता हूं। देखो, यहां तक और एक मैं एफ बढ़ाता हूं पीछे उसके, तो मुझे कौन मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देयर कैन बी टू एफ एंड टू सीज, ठीक है? दो एफ हो सकते हैं, दो सी हो सकते हैं। चेक कर लो, राइट? टू एफ एंड टू सीज, राइट? रेज हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट टू एफ एंड टू सीज होते हैं। एंड उससे हमको एक चीज समझ के लेनी है एक्स्ट्रा। यहां तक ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं। दो एफ दो सी रहते हैं आगे पीछे। ओके, ओके। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट। मान लो मैंने ये मिरर निकाल लिया। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। मान लो मैंने ऐसा एक मिरर निकाल लिया। ये कौन है? कॉन्वेक्स। मैं इसके पीछे से लाइन निकाल लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं इस स्पीयर को कंप्लीट करता हूं, ये जो मिरर है ना, इसका पूरा स्पीयर अगर बनाता हूं मैं सामने से ऐसे लाइन को एक्सटेंड करते हुए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका फोकस सामने रहेगा। ये मिरर का जो फोकस है वो सामने है, इसका पीछे है, क्योंकि पीछे के साइड से इसका मिरर है। एग्रीड? एक बार देख लो, यू का आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि ये कॉनकेव था, और कॉनकेव में फोकस कैसा है? इन फ्रंट ऑफ इट है, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में पीछे है, एट बैक। एक बार चैट सेक्शन में ये बता देना, सपोज लेट्स से यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, या फिर हैंड रेज कर दो कि आर यू अंडरस्टैंडिंग कि एक में फोकस सामने है, एक में पीछे है। आपको खाली क्या करना है? उस मिरर को पूरा एक्सटेंड करना है, स्पीयर बना देना है आपको। इज इट ओके? हैंड रेज करो प्लीज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। फोकस, फोकस आपका एक में पीछे होता है, एक में आगे होता है। ओके, ओके। नाउ डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? वो क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसमें सामने ही होता है क्या? कॉन्केव में सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो इन फ्रंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स इज एट द बैक। तो यहां पर जो ये जो डेफिनेशन बोल रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। इज इट ट्रू देन? कॉन्केव मिरर में सामने रहता है, बराबर है, फ्रंट में है। यहाँ पर बैक पे है। ओके, अंडरलाइन करो प्लीज। सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने रहता है। The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror is a part of, it's called the radius of curvature. Radius of curvature क्या रहती है? It's nothing but the radius of the sphere जिससे मिरर आपने तोड़ा हुआ है या फिर बनाया है। इसको कौन से लेटर से बताते हैं? R से। Now there is something called as principal axis, a straight line passing through the pole and the center of curvature. ये तो हमने पहले ही बोला था कि principal axis क्या है? The line which passes through center of curvature and pole. हाँ, तो ये तो पहले से बोल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको प्लीज अंडरलाइन कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस को, और पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ओके, नाउ बिफोर वी मूव अहेड,
ओके, सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ इज कि हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे, जैसे कि हमने पोल देखा, फिर हमने सपोलेटर से फोकस देखा, फिर प्रिंसिपल एक्सिस देखी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, फिर हमने ये भी रिलेशन देखा कि r इज इक्वल टू 2f रहता है। दैट मीन्स फोकल लेंथ को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलती है। इतना बेसिक चीजें हमने सब कवर कर ली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग मोर के बारे में बात करते हैं। Now do not look at the sun directly or even into the mirror reflecting sunlight. वो क्या बोल रहे हैं कि सन के पास मत देखो, सपोज लेट से जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट यूजिंग मिरर। होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। वो क्या बोल रहे हैं, आप सपोज लेट से खड़े रहो ऐसे, और ऊपर से जो सूरज आ रहा है उसकी जो रोशनी है वो आप रिफ्लेक्ट करो आपके हाथ में जो मिरर है उसके ऊपर से। तो ऊपर से रोशनी आ रही है किसकी तरफ से, सन की तरफ से। ओके, उसको रिफ्लेक्ट करो एक मटेरियल के ऊपर, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये पेपर जलेगा? आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ब्रॉड लेट से एकदम वेरी ब्राइट लाइट आपको तैयार करना है, एक स्पॉट। ये पेपर क्या होगा, जलेगा ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपने कौन सा मिरर को यूज किया था यहाँ पे, कॉनकेव को, कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल किया। Now hold the mirror and the paper in the same position for some minutes. What do you observe? तो क्या ऑब्जर्व होगा, the paper starts burning. पेपर स्टार्ट्स बर्निंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने सभी लाइट क्या कर दी है, फोकस कर दी है, एक ही जगह पे फोकस कर दी है, एक जगह पे फोकस कर दी है आपने लाइट, तो ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट्रेट होके पेपर जल रहा है आपका। अभी इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये फोकस होता क्या है बेसिकली, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो देखो ये दो डायग्राम्स है, इसमें आपके पास एक तरफ है कॉनकेव, ये कौन है, कॉनकेव है, और ये कौन है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। अब कोई दूर पे ऑब्जेक्ट है, तो दैट वुड बी लेट्स से इंफिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ, तो उससे जो भी लाइट रेज आ रही हैं, उससे जो भी लाइट रेज आ रही हैं, तो कॉनकेव मिरर का नाटक क्या है, वो सभी लाइट रेज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है, सभी लाइट रेज को क्या करता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू हाउ एग्जैक्टली। देखो यहां से ऐसे, फिर यहां से, फिर ऐसे, और फिर ये रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इन शॉर्ट रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही जगह पे सब कुछ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ा हुआ है, फोकस पड़ा हुआ है। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फोकस का डेफिनेशन कुछ अपार्ट फ्रॉम की फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसकी जगह पे हम लोग फोकस को ऐसा बोल सकते हैं, फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज ऑफ अ मिरर कॉन्वर्ज, राइट। एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर सभी रेज क्या हो जाती है, कॉन्वर्ज हो जाती है, ऑल लाइट रेज कॉन्वर्ज। और इतना ज्यादा एनर्जी की वजह से ऑब्वियसली वो वहां पे क्या होगा, जलना शुरू होगा, ब्राइट लाइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये पेपर इसलिए जला क्योंकि सभी लाइट रेज कैसे आ रही थी, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही थी, आपके फोकस पे गिर रही थी, बिकॉज ऑफ दैट आपका पेपर जलना शुरू हुआ था। दैट फर्स्ट पॉइंट। नाउ अनदर पॉइंट, कॉन्वेक्स के बारे में देखो। कॉन्वेक्स में अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आती है, कॉन्वेक्स में अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आती है, तो उसका आदत क्या है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जो लाइट रे आती है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि अगर ये आई पहले वाली, ओके, तो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया उसने पीछे, ये लाइट रे आई सेकंड वाली, उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया, तीसरी आई उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया, चौथी आई उसको भी पीछे रिफ्लेक्ट कर दिया, और पांचवी आई उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे लाइट रेज को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट। लेकिन अगर आप उसको पीछे कनेक्ट करोगे, अगर अगर आपने ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसको अगर पीछे आपने कनेक्ट किया उसको ऐसे, तो आपको पता चलेगा वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, ऐसा लगता है। वहां तक एक्चुअली गए नहीं क्योंकि पीछे तो कोटिंग है ना, पीछे कोटिंग है, वहां पर गए नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां से निकल रहे हैं, वैसे निकल रहे हैं। तो यहां पर देखो दो डायग्राम्स में तुम्हारे लिए बनाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लाइट रे आ रही है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सभी लाइट रे क्या हो रही है, आ रही है, मतलब लाइक इट्स कमिंग टू अ पॉइंट। और एक ऐसा पॉइंट है जहां से सभी लाइट रेज बाहर जा रही है, हालांकि दोनों फोकस ही हैं, दोनों फोकस ही हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फिर
यहां पर लाइट रे कॉन्वर्ज हो रही है, यहां पर लाइट रे क्या हो रही है, कॉन्वर्ज हो रही है, सभी एक ही जगह पे आ रहे हैं, और यहां से सब लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, दूर दूर जा रहा है, दूर दूर। Okay. तो इस डायग्राम को कंपेयर करो, मुझे बताओ इसमें से कॉन्वर्जिंग वाला कौन है, जहां पे एक ही जगह पे लाइट्स पूरी कॉन्सेंट्रेट हो रही है, इसी पॉइंट पे चैट बॉक्स में आंसर बताओ कि एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने वाली लाइट किस में है, क्या ये पहले वाले में है कि दूसरे वाले में? कॉनकेव में, राइट? सो दिस इज द कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर, ये कॉन्वर्जिंग मिरर है, और ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब मेन क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन, ये जो एक्टिविटी है ना कॉनकेव मिरर के साथ वाली, अगर यही एक्टिविटी हम लोग कॉन्वेक्स के साथ करते तो क्या हमारा पेपर जलता? मेन क्वेश्चन, क्या हमारा पेपर जलता अगर कोई पर्सन कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करता? यस और नो? क्या लगता है, चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। इफ यू थिंक लेट्स से कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता, क्या वो पेपर जलता? ओके, सिर्फ एक ही की तरफ से आ रहा है, नो ऑब्वियसली नॉट। ओके, रीजन, रीजन, क्योंकि रेज क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, जो आपके सनरेज हैं वो क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, कॉन्वर्ज नहीं हो रहे, डाइवर्ज हो रहे हैं, करेक्ट? ओके, सो दैट्स आवर पॉइंट, वो हमारा पॉइंट है, एक में कॉन्वर्ज हो रहा है, एक में डाइवर्ज हो रहा है। तो आप एक काम करोगे, आपके बुक में ये डायग्राम है, फिगर नंबर 10.2, नीचे लेफ्ट साइड में है फिगर 10.2, उसमें खाली ये दो वर्ड्स ऐड कर दो ना, कॉन्वर्जिंग में कौन है, कॉनकेव मिरर, डाइवर्जिंग में कौन है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग, ये दो वर्ड्स ऐड कर लो वहां पे। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है, फोकल लेंथ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस है, सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट, एवरीथिंग इज सेम। सरफेस आउटलाइन डिस्कस, एम एन अपर्चर्स, ओके, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ, ये बात करते हैं, ये बात करते हैं अपर्चर के बारे में, इसको अंडरलाइन करो प्लीज। अपर्चर इज समथिंग विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्पेरिकल. The surface then has a larger, let's say, circular outline. The diameter of the reflecting surface of the spherical mirror is called aperture. Now, what do you mean by that? देखो, फिगर आपको दे रहे हैं 10.2, 10.2 में mn वो बोल रहे हैं कि वो aperture है। aperture मतलब कौन सा? They are saying this is the aperture, ये वाला। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, देखो मैं तुमको दो चीजें बताता हूं। ये मान लो मेरा कर्व है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। यहां पे मैंने एम एन लिख दिया, अभी मैंने किसी बच्चे को बोला कि एम एन इज द अपर्चर, तो वो क्या कर सकता है, कोई बच्चा इसको एम एन पकड़ सकता है, इतने सारे डिस्टेंस को एम एन पकड़ सकता है, वो बोलेगा दिस इज अपर्चर। कोई बच्चा पीछे से पकड़ सकता है, कर्ड साइड पकड़ सकता है, ये वाली, और वो बोलेगा कि दिस इज द अपर्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपर्चर मतलब वहां पे दो हैं, एक सीधा भी आप ले सकते हो, आप एक कर्ड भी ले सकते हो, राइट? बट वो कर्ड वाला इज नॉट द अपर्चर, कर्व वाला पार्ट इज नॉट द अपर्चर, दिस इज नॉट द अपर्चर। अपर्चर कौन सा है? आपका एम एन, जो आपका ये सामने वाला है एक्स वाला, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन इज योर अपर्चर, मतलब ये अपर्चर होगा सामने एम एन, द रेड लाइन इज द अपर्चर, नॉट द सर्कुलर पार्ट। ये एमपीएन नहीं होगा, ये एमपीएन इज नॉट द कर्व, वो आपका क्या बोल सकते हैं, अपर्चर। तो एक बार जस्ट मुझे एक बार इसमें बता दो रेज हैंड करके, दैट आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अपर्चर है क्या बेसिकली? मतलब लाइक इट्स द स्ट्रेट लाइन, आपका डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दैट इज नॉट अ कर्ड पाथ, कर्ड पाथ नहीं रहता हो, इट्स नॉट कर्ड, इट्स अ स्ट्रेट पाथ। ओके, नाउ इन फिगर 10.2 डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट्स, वो तो हो गया, चलो वो तो बेसिक है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो। आप अपन ने देखा हुआ है आर इज इक्वल टू 2f क्यों रहता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सो जस्ट अंडरलाइन कर लो उस इंफॉर्मेशन को, जस्ट अंडरलाइन इट, नथिंग मोर।
ओके चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो भाई, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ तुमको भी समझ में आ गया चैट बॉक्सेस में। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर? बोलो क्या लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर? ओके आंसर इज पोल। पोल। मिरर का सेंटर पोल होता है। मिरर की सेंटर की बात कर रहे हैं, पोल। मिरर का सेंटर इज पोल, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल रहता है, सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ? मिरर जिस स्फीयर से तुमने कट करके निकाला है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? हाँ, नाउ इट इज करेक्ट, नाउ द आंसर शुड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, ये तुम्हारा मिरर, तुमने जिस पियर से इसको काटा, जिस पियर से इसको काटा, उस पियर के सेंटर को क्या बोलते हैं? हाँ फिर ठीक है ना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सीओसी। राइट, सेंटर ऑफ मिरर इज पोल, एंड जिस पियर से निकालते हैं उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर? सीओसी एंड पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? बोलो क्या लगता है? ओके, एक का आंसर आ रहा है। ओके, सभी स्टूडेंट्स का एक्चुअली बराबर आ रहा है, नॉट बैड। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर यू श्योर? द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ दोनों तरीके से बराबर ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट लाइन ज्वाइन अगर हो रही है, द मोर करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मोर करेक्ट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक चीज ध्यान में रखो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो डिस्टेंस होता है, दैट इज द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, द डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट ठीक है, टेक्निकली कैसा है ना, आपका जो रेडियस है और आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रेडियस होता है, सो टेक्निकली यू कैन जस्ट देयर बी अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस पार्ट, इट कैन बी रेडियस ऑफ कर्वेचर आल्सो, प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो, दैट्स स्टिल फाइन। चलिए अभी ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ? अब इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ गलती नहीं है कि सपोज लेट से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। बोलो चैट बॉक्सेस में आंसर फास्ट एंड फास्ट। यस, इसका आंसर एकदम परफेक्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर, विदाउट डाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ द मिरर अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट? ओके, उस एरिया को क्या बोलते हैं जिसमें से आपका ऑल वी हैव इज ये लेट्स से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी हमने कल आंसर कर दिए थे सभी, एंड आज हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज द न्यू पॉइंट, एंड दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग स्पेरिकल मिरर्स थ्रू, तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्या रहता है और सब कुछ। तो देखो जो इमेजेस हैं, आपको सपोज जिस प्रकार की इमेजेस बनेंगी, तो कुछ चीजें हैं कि जो आपको पहले पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस, एंड देन वी विल डिस्कस उसके सपोज जो इमेज फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन को और एक वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं? दीज इमेजेस, हम लोग किस तरह से इमेज को तैयार कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रेज, रेज के थ्रू तैयार कर रहे हैं, मतलब लाइट के जो रेज होते हैं, रेज के थ्रू हम लोग इमेज को हमारे तैयार कर रहे हैं, इसलिए इस डायग्राम को क्या बोला जाता है? रे डायग्राम भी बोला जाता है। The image is created with the help of rays, and hence it's called as ray diagram. Ray diagram इसलिए उसको बोलते हैं। Now there are certain properties which you should know, and then we'll discuss the rest of the things. चलिए, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल के साथ आपको फर्क पता होना चाहिए। तो रियल इमेज मतलब क्या होती है? ऐसी इमेज की जो आप स्क्रीन पे ले सकते हो, आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते हो। वर्चुअल इमेज वो होती है कि जो आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, कैनॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, नाइदर ऑन अ पेज, नाइदर ऑन अ लेट्स पीस ऑफ क्लॉथ वगैरह, किसी पे भी ले नहीं सकते। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल।
Now there is another word and that is erect and inverted. Erect and inverted. Erect का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे इमेज उल्टी नहीं हुई है, सीधी ही है, मतलब टॉप टॉप ही रह गया, टॉप टॉप ही रह गया और बॉटम बॉटम ही रहा, टॉप टॉप रह गया, बॉटम बॉटम रहा। ये हमारा पिछला नॉलेज है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? टॉप बॉटम बन जाता है और बॉटम टॉप बन जाता है, मतलब इसमें इमेज उल्टी हो जाती है। टॉप क्या हो जाता है? बॉटम हो जाता है, और बॉटम क्या हो जाता है? बॉटम टॉप हो जाता है। ये हमने पिछले इसमें देखा था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखो कि इसमें कि देयर आर, ये आपको एक शॉर्टकट ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। द वर्ड इज वेरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी। अब वेरी मतलब क्या है? वी मतलब होता है वर्चुअल। वी मतलब क्या होता है? वर्चुअल। ई मतलब क्या होता है? इरेक्ट। आर मतलब क्या होता है? रियल। और आई मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। तो वेरी वाला लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। वेरी क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि आपका जब भी वर्चुअल इमेज बनता है, जब भी आपका वर्चुअल इमेज बनता है, तो उसके साथ इमेज का दूसरा टाइप कौन सा होता है? इरेक्ट। मतलब जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, दैट वर्चुअल इमेज विल ऑलवेज बी इरेक्ट, विल ऑलवेज बी इरेक्ट। ये आपको आगे जाके भी पता चलेगा, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल, ये लॉजिक ध्यान में रखो। वो आपको रे डायग्राम्स में और पता चलेगा कि भाई वर्चुअल इमेज इरेक्ट कैसे हो सकती है। लेकिन आपको खाली फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। एंड व्हाट अबाउट रियल? रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड साथ में होता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वर्चुअल इरेक्ट रहता है साथ में, और रियल इन्वर्टेड साथ में होता है हमेशा। दीज आर टू थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। अभी हम लोग साइज की बात करते हैं। साइज की, इमेज का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो इमेज साइज आप 3 शब्दों में लिख सकते हो। इमेज की जो साइज है ना, आप 3 शब्दों में लिख सकते हो। यू कैन कॉल इट, सपोज स्मॉल साइज, सेम साइज, लार्ज साइज। ठीक है, आप ये 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जगह पे देयर आर 3 अनदर वर्ड्स विच यू कैन यूज। सेम साइज, स्मॉल को आप वर्ड यूज कर सकते हो डिमिनिश्ड। देयर इज अनदर वर्ड फॉर स्मॉल एंड दैट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड भी आप यूज कर सकते हो। एंड लार्ज की जगह पे देयर इज अनदर वर्ड जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड इमेज। राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्मॉल, सेम एंड लार्ज इमेज आपको मिलेगी, एंड उसके साथ सपोज लेट अस से यू कैन गेट डिमिनिश्ड, सेम एंड एनलार्ज इमेज। तो आपको ये सिनोनिम वर्ड आप यूज कर सकते हो। स्मॉल की जगह पे डिमिनिश्ड, या फिर लार्ज की जगह पे एनलार्ज्ड, आपके ऊपर है आप उसको कैसे लिखना चाहते हो। राइट? सो एक तो स्मॉल सेम लार्ज लिखो, नहीं तो डिमिनिश सेम एनलार्ज लिखो, आपके ऊपर है इमेज की साइज। अब बात करते हैं हमारे पर्टिकुलर ये टेबल की। सबसे पहला, ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम इफ यू आर आस्किंग मी, ये टेबल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर आपको ये कैसे ध्यान में रखना है? पहले टेबल देखो किस चीज के बारे में है। दिस टेबल इज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है उसके बारे में यह टेबल है। एंड उसके अंदर पहले ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, फिर इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज, एंड देन नेचर ऑफ इमेज। मतलब पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई पोजीशन क्या है आपके ऑब्जेक्ट की, फिर इमेज की पोजीशन क्या है, फिर साइज ऑफ द इमेज क्या है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है। तो हम लोग ये टेबल पूरा बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए वी विल बी सीइंग दी स्पेशल रेस। स्पेशल रेस। अभी पहली चीज देखो, अगर आपको ये पता करना है कि कोई इंसिडेंट रे कहां पर गई, जैसे कि मान लो दिस वाज द इंसिडेंट रे, ये ऐसी, और मुझे मालूम करना है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जा रही है, तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर 90 डिग्री निकालना पड़ेगा, नॉर्मल। मुझे नॉर्मल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मुझे प्रोट्रैक्टर से ये एंगल गिनना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर मैं उसी एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालूंगा, और फिर जाके मुझे पता चलेगा कि वो रे कहां से कहां जा रही है, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज इक्वल टू आर रहता। मतलब कितना टीडियस प्रोसेस है, तुम देखो ना। अभी मतलब मुझे एक रे को फाइंड आउट करने के लिए मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है? पहले रे लो, फिर बाद में उसका नॉर्मल खींचो, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, फिर उसका एंगल खींचो, एंगल आर नाम का, और फिर उसको कंटिन्यू करो। सो दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट।
कि हर बार एंगल आई निकालना, प्रोटेक्टर रखना, नॉर्मल निकालना, फिर आर निकालना, काफी टीडियस प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स। अब स्टैंडर्ड रूल क्या होता है, देखो ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको लैब में ये की गई हैं और आपको स्टैंडर्ड रूल दिया गया है। क्योंकि प्रोटेक्टर से काफी समय लग रहा है, तो हमने क्या किया है, कुछ स्पेशल रेस बनाई है, कुछ स्पेशल रेस। अब उसमें का जो पहला सबसे स्पेशल रे है वो है, अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट रे है, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। मान लो ये आपका मिरर है, राइट, आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आपका जो इंसिडेंट रे है वो ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेलल है। फॉर एग्जांपल आपका जो इंसिडेंट रे है वो किसको पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस में से जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किस में से जाता है, फोकस में से जाता है। ये स्टैंडर्ड रूल है, ये स्टैंडर्ड रूल है। मतलब आपको कैसा है ना, आपको प्रोटेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, आप डायरेक्टली इंसिडेंट रे पैरेलल निकाल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस को, और फिर डायरेक्टली एक लाइन खींच लो फोकस में से, सो इजी। मतलब यू डोंट रिक्वायर योर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं, नॉर्मल निकालने की जरूरत नहीं, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली निकलता है। हालांकि उन्होंने जो बुक की डायग्राम है उसमें आई और आर निकाला है, बट दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आप डायरेक्टली फोकस में से डाल सकते हो। इन द सेम वे, इन द सेम वे हमारे इसके मिरर को लेते हैं, ये कॉनकेव हो गया। लेट अस टॉक अबाउट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, इफ देयर इज एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन की बात कहां से जानी चाहिए, फोकस में से। लेकिन कॉन्वेक्स का फोकस कहां होता है, कॉन्वेक्स का फोकस होता है पीछे, एग्रीड, पीछे रहता है, इसमें सामने रहता है, इसमें पीछे रहता है कॉन्वेक्स में। नाउ इशू इज, पीछे से तो कोटिंग है, पीछे से कोटिंग है, वहां से जाएंगे कैसे। तो वो रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है, वो रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है कि आप अगर उसको पीछे अगर उसको ज्वाइन करो तो आपको पता चलेगा वो किसको ज्वाइन हो रहा है, फोकस को ज्वाइन हो रहा है। मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आई कॉन्वेक्स में, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि उसको अगर पीछे हम लोग ज्वाइन करें तो किसको ज्वाइन होता है, वो फोकस को ज्वाइन करता है, इन दिस वे। मतलब कॉनकेव के अंदर में भी फोकस में से जा रहा है जो सामने है, और कॉन्वेक्स में फोकस में से ही जा रहा है लेकिन जो पीछे है, टेक्निकली वो पूरा जा नहीं रहा, बट यू हैव टू कनेक्ट इट, दैट्स व्हाई मैंने उसको डॉटेड लाइन से बताया। मतलब यहां पर सिर्फ एक चीज समझने जैसी है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे है, तो रिफ्लेक्शन की बात किस में से जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो जाती है फोकस में से, राइट। वो डिपेंड करेगा कि सामने वाले फोकस में से कि पीछे वाले। सामने वाला मतलब वो कॉनकेव रहेगा, पीछे मतलब कॉन्वेक्स रहेगा। ये हो गया पहला। अब तुम मुझे रिवर्स लॉजिक बताओ, अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को और फोकस में से जाती है, लेकिन अगर कोई रे फोकस में से ही आ रही है, अगर कोई रे फोकस में से ही आ रही है, तो क्या लगता है किस में से जाएगी, उल्टा हो रहा है। सपोज मान लो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को और फोकस में से गई, अब फोकस में से आ रही है तो क्या होगा। इन द चैट बॉक्स यू कैन गिव मी द आंसर फॉर दिस, अ वेरी सिंपल लॉजिक। पैरेलल अगर है तो फोकस में से जा रही है, लेकिन अगर फोकस में से ही आ रही है, ऐसा अगर पाथ है उसका, और यहां पर फोकस में से जा रही है लेकिन कुछ फोकस में से ही आ रही है, तो क्या होगा, उल्टा जाएगा, राइट। अगर मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रिवर्स ट्रैक इट, पीछे जाने के लिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ। जो फोकस में से आ रही है ऑब्वियसली इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कितना सिंपल है, मतलब दो तो हमारे पक्के हो गए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो फोकस में से जाती है, अगर फोकस में से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। चलो उसके डायग्राम्स देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो, ये कॉनकेव है, इसमें से अगर फोकस में से तुम्हारी लाइट जा रही है, फोकस में से, तो रिफ्लेक्शन की बात कैसे जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारा, उसी को पैरेलल जा रही है, वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर दिस देयर इज सेकंड वन। अगर ये कॉन्वेक्स के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब एक ऐसी रे कि जिसको हमने अगर पीछे एक्सटेंड किया तो वो फोकस में से जाने की कोशिश कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएगी वो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला लॉजिक। मतलब अब सबसे पहला बच्चों के दिमाग में ये क्या लॉजिक रहता है कि भाई ऐसा ही होता क्यों है, लाइक व्हाई दिस हैपेंस, पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है। तुम एक चीज समझ के ले लो,
इसके पीछे देयर इज नो लॉजिक एज सच। ये लैब में किए गए हैं और आपको खाली ये प्रूफ दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है क्या यही रेज यूज करना जरूरी है? नहीं, यू कैन टेक एनी रे। लेकिन रे का मैंने प्रॉब्लम बताया ना तुमको, तुमको हर बार वो नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर एंगल निकालना पड़ेगा, फिर एंगल ऑफ आई निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। बहुत ही लंबी प्रोसेस है। उसकी जगह पे आप ये यूज कर लो स्पेशल रेज, कम समय में आपकी रे डायग्राम बन जाएगी। ना प्रोटेक्टर की जरूरत, ना नॉर्मल की जरूरत। तो दीज आर स्टैंडर्ड रूल्स की जो आपको याद रखने की, जो लैब में किए गए हैं और आपके बुक में दिए गए हैं। चलिए अब एक थर्ड रे देखते हैं, थर्ड थर्ड स्पेशल रे। अब ये थर्ड रे में कैसा है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर जाती है, तो एक चीज ध्यान में रखना है, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ में वापस चली जाती है। मतलब वो आती है और रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से फिर से पीछे चली जाती है। मतलब बेसिकली रिट्रेस करती है वो अपने पाथ को। क्या करती है? रिट्रेस करती है। मतलब जिस पाथ से आई थी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चले जाती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर तुम बात कर रहे हो तो कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में कैसे होता है? कॉन्वेक्स का भी सेम लॉजिक। अगर तुम पीछे कनेक्ट करो कॉन्वेक्स में, विच इज अपियरिंग टू गो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगा वो? सेम पाथ, रिट्रेस। रिट्रेस। चलिए तो तीन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो किस में से जाती है? फोकस में से, रिफ्लेक्शन के बाद। अगर कोई फोकस में से ही आ रहा है, अगर कोई लाइट रे फोकस में से ही आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा वाला हमने देखा, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रहा है, सी में से, तो उसमें क्या होता है? रिट्रेस होता है, वही पाथ रिट्रेस होता है। मतलब पीछे पीछे साइड में वही उसी पाथ से चली जाती है। सो दीज आर द थ्री, दीज आर द थ्री। लेकिन बुक में एक चौथा भी दिया है, बुक में एक चौथा भी दिया है। अब ये चौथा किस लिए है? कैसा हो जाता है, समटाइम्स इट माइट बी रिक्वायर्ड कि ये स्पेशल रेस काम में ना आए। मतलब आप डायग्राम निकाल रहे हो लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ नाइदर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नाइदर यू कैन टेक इट फ्रॉम फोकस, नाइदर यू कैन टेक इट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये तीनों कंडीशंस आप नहीं बना पा रहे आपके डायग्राम में, इट माइट हैपन। तो उस वक्त क्या करना है आपको? उस वक्त आपको ये वाला यूज करना है, जो पहला वाला मेथड है ना, लंबा वाला। आप पहले कोई भी एक रे निकालो, किधर भी, कोई भी एंगल पे, डजेंट मैटर। उसके बाद आप वहां पे नॉर्मल निकाल लो, फिर तुम एंगल आई गिनो। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहता, उतने ही एंगल पे दूसरी लाइन खींचो, एंगल आर, और लाइन को ज्वाइन करो, हो गया। तो ये लंबी वाली प्रोसेस है जो हम लोग जब से डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट लंबी वाली प्रोसेस यू कैन ऑल्सो यूज, बट दिस हैज टू बी यूज्ड ओनली इफ, अगर आपके पहले तीन काम नहीं कर रहे हो तो, इफ प्रीवियस थ्री आर नॉट वर्किंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। दिस डजंट हैपन कि भाई आपका तीन पहले के काम नहीं कर रहे हैं। फॉर योर सिलेबस दीज थ्री आर मोर देन इंपॉर्टेंट। चौथा इज ऑप्शनल, मतलब रेगुलर मेथड, रेगुलर मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिसके अंदर आपको एंगल आए, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन सब निकालना पड़ता है। तो इसको यूज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, चौथा वाला तीन यूज कर लो आप। चलिए अभी जस्ट 1 मिनट। चलिए ओके, सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर के इमेजेस देखेंगे। चलो देख लो। सबसे पहला कंडीशन है, आपने ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे है। आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे रेस कैसे आते हैं? सब पैरेलल आते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो भाई, ये मैंने पहला रे ले लिया, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे हिसाब से जब कोई भी रे, सपोज लेट से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? हमारे हिसाब से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस में से जाती है, राइट। तो मैंने पहली रे निकाल ली वहां से और ये फोकस में से डाल दी, राइट, फोकस में से गई। और एक रे लूंगा मैं, और एक, क्योंकि कैसा है ना, 2 पॉइंट्स तो मिनिमम लगेंगे तुमको। तुमने, आई होप तुम्हारा ये वाला पार्ट शुरू हो गया होगा मैथ्स में, जिसमें तुम्हारे पास दो इक्वेशंस होते हैं, सपोज सपोज लेट अस से 7। तो आप एक डब्बा बनाते हो ग्राफ के लिए, मिनिमम दो वैल्यूज लगती है ना, मिनिमम टू वैल्यूज, तुम तीन भी निकाल सकते हो फॉर अ लाइन, लेकिन मिनिमम टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। इन द सेम वे आपको मिनिमम दो रे चाहिए, दो के एक्स्ट्रा भी तुम बना सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं दूसरी निकाल रहा हूं अभी, कहां से? नीचे से।
ये वाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगा? फोकस में से। इट विल गो थ्रू फोकस, वेरी सिंपल। तो ये रहा आपका वो पॉइंट, फोकस में से गया। तो ये जो पॉइंट बन रहा है वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। और ये क्या बन रहा है? ये इमेज बन रही है आपकी। क्या बन रही है? इमेज बन रही है आपकी। दैट्स योर इमेज। लेकिन इमेज तो काफी छोटी बन रही है, राइट? पॉइंट साइज छोटा बन रहा है, एकदम एकदम पॉइंट साइज। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये इमेज डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। लेकिन तुमको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही छोटी है वो? तो हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे क्योंकि छोटे से भी छोटा है ना, ये तो बहुत ही छोटा है। ओके, तो हाईली डिमिनिश्ड। एंड ये रियल है कि सपोज लेट अस से वर्चुअल है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये रे खुद से बन रही है ना, तुमने कुछ नहीं किया, वहां पे रे खुद से आ रहे हैं और मिक्सअप हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रे खुद से आई, खुद से मिक्सअप हुई। तो इन दैट वे अगर वहां पर कुछ ये होता, आपका कुछ पर्दा होता, कुछ होता, तो इमेज उसके ऊपर बनती। क्योंकि रेज खुद से मिल रहे हैं, तुम नहीं बना रहे हो। रेज अपने आप आए, टकराए, वहां पे इमेज बनी। तो टेक्निकली यहाँ पर आपने अगर कुछ पेज रखा, कोई पर्दा रखा, तो आपका इमेज वहां पे जरूर बनेगा उसके ऊपर। मतलब आपको खाली क्या करना है, रेज बन रही है, आपको खाली वहां पे एक पर्दा रख देना सामने, दैट्स इट। तो ये इमेज टाइप क्या हो गया फिर, अगर पर्दे के ऊपर इमेज बना पा रहे हैं, दिस इज रियल इमेज, राइट? रियल इमेज। लेकिन हमने अभी याद रखा हुआ है, रियल के साथ हमेशा कौन होता है? VERI, वेरी, राइट? रियल के साथ हमेशा कौन होता है? इन्वर्टेड। तो रियल एंड इमेज का टाइप क्या है? इन्वर्टेड ऑल्सो, इन्वर्टेड, राइट? हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे हो, तो आपका इमेज कैसा बन रहा है? हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। चेक कर लो आपके टेबल के हिसाब से वेदर इट इज रियली ट्रू। देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाए तो हाईली डिमिनिश्ड है, जिसको पॉइंट साइज बोल सकते हैं हम लोग, एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वही है, मतलब जो अभी हमने प्रूव किया वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी है। एंड व्हाट इज दिस? वो इमेज कहाँ बन रही है वो बोल रहे हैं। इमेज फोकस पे बन रही है ऐसा बोल रहे हैं। इज इट ट्रू कि आपकी इमेज फोकस पे बन रही है? यस, इट इज ट्रू, इट्स ट्रू। ऐसे रेस का इस्तेमाल करना। चलो सेकंड रे का इस्तेमाल करके देखते हैं। अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? मैं दो रेज ले रहा हूं, एक ले रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगा? इट विल गो थ्रू फोकस, फोकस में से जाएगा, राइट? ये गया। अब मैं एक दूसरी रे ले रहा हूं, कौन सी? सपोज लेट से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, ये वाली। तो तुमको तो पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर जाती है तो रिट्रेस होती है पाथ, रिट्रेस। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ये एक पॉइंट मिल गया, कॉमन पॉइंट। तो ये मेरा इमेज हो गया। फिर देखो इसका बॉटम किधर होगा? इसका बॉटम वहीं पे होगा, उसी लाइन पे। ये पूरे लाइन पे उसका बॉटम है, लेकिन उसका टॉप कहाँ तैयार हो रहा है? यहाँ पर। तो इमेज कैसा रहेगा फिर? ऐसा रहेगा। मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, क्या मुझे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये लेना जरूरी है? इट्स नॉट कंपलसरी। देखो आप एक काम कर सकते हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपने लिया, ये फोकस में से गया, राइट? आप दूसरी इमेज फोकस में से भी डाल सकते हो, दूसरी जो रे है ना आपकी, आप फोकस में से भी डाल सकते हो। यू कैन डू दैट, दैट वोंट बी एन इशू। फोकस में से डाला, आपके हिसाब से अगर कोई चीज फोकस में से जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो निकालो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही। मतलब वही रेज जो उन्होंने निकाले हैं जरूरी नहीं है। तुमको जो तीन दिए है ना, तुम तीन में के कोई भी यूज कर सकते हो, तो तुम तीनों के तीनों इस्तेमाल कर सकते हो, तुम दो इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ, लेकिन मिनिमम टू है। हाँ? वो जो आपको तीन रेज दिए हुए हैं ना स्पेशल, उसमें से एटलीस्ट मिनिमम टू चाहिए, मिनिमम दो। मिनिमम दो के बाद ही आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं तो पॉइंट नहीं मिलेगा ना टू मेक दैट इमेज। ओके, अब इमेज बताओ, इमेज का टाइप कैसा है ये? चलो, क्या ये इमेज उल्टी बन गई है? मतलब पहले ऐसी थी अभी ऐसी बन गई, मतलब इन्वर्टेड, राइट? इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज पक्का इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के साथ कौन सा वर्ड आता है? इन्वर्टेड के साथ VE आ रहा है। इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन आता है? रियल। ऑब्वियसली दिस मस्ट बी रियल, रियल।
क्योंकि वो खुद से बन रही हैं। अगर वहां पे पर्दा होता हमारा यहाँ पे किधर तो वो इमेज पक्का बनती है उसके ऊपर। तो इन्वर्टेड है। साइज की बात करो, देखो साइज छोटी हो रही है आपकी। अब साइज देखो, पहले आपके ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा है, आपकी इमेज का साइज बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, इमेज इज स्मॉल। हो गया, वेरी सिंपल। सो लेट अस चेक हमने जो निकाला हुआ है सेकंड वाला, वो बराबर है क्या। बियॉन्ड सी, आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा हुआ था, आपकी छोटी इमेज बनी है डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज कहां बन रही है पहले एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी इमेज कहां बन रही है, हमारी इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी। ये रहा सी, ये रहा एफ, और आपकी इमेज उनके दोनों के बीच में बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो उन्होंने जो पॉइंट लिखा है वो बराबर है क्या फिर। इमेज इज गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन एफ एंड सी। सही है, सही है। चलिए एक काम कर लेते हैं। सो तीसरी डायग्राम देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सी पे। किस पे रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं। ये रहा सी, ये रहा सी, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, रखो। कौन सी रेज लेंगे, आप दो रे ले सकते हो। पहली कौन सी रे रहेगी, द रे विच इज पासिंग लेट्स से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहली रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस में से जाएगा, फोकस में से, फोकस में से जाएगा। और दूसरी रे, दूसरी हमारे पास दो ऑप्शंस है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तुम डाल सकते हो क्या, नहीं, वो तो उसके नीचे ही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, उसमें से वो डाल नहीं सकते, थर्ड वाली रे यूज नहीं कर सकते। फिर कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाली रे, फोकस में से डालो, फोकस में से। अगर आप फोकस में से डालोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया, एकदम आसान। मतलब आपके फोकस में से रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पॉइंट मिल गया, इमेज बना लो, बन गई आपकी इमेज। अब मेन क्वेश्चन, इमेज का साइज कैसा है, इमेज साइज तो सेम दिख रही है, तो सेम साइज, सेम साइज की इमेज है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ये तो उल्टी हो गई है ना, पहले सीधी थी ऐसे, अब ऐसी हो गई है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन होता है, रियल, तो रियल भी होगी। और इमेज कहां बन रही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सी पे ही बन रही है, आपकी इमेज सी पे ही बन रही है, एट सी। लेट अस चेक, लेट अस चेक हमारे टेबल के हिसाब से। आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, इमेज भी सी पे बन रही है, हमारे हिसाब से साइज सेम है, सेम साइज बनी है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब सब कुछ मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है, तीनों चीजें मैच हो रही है। चलिए तीन हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ वन। यहां पर ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। बाकी सेम नाटक, आपको क्या लेना है, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस में से जाएगा, फोकस में से, गया फोकस में से। दूसरा, दूसरा आप फोकस में से डाल सकते हो, फोकस में से डाल सकते हो, या फिर यू कैन टेक फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, आपका रिट्रेस होता है, ठीक है, दैट इज द पाथ यू कैन टेक। और यू कैन डू वन थिंग, आप यहां पर फोकस में से भी डाल सकते हैं, आप फोकस में से भी डाल सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने तुमको पहले से बता रहा हूं, तुम्हारे पास जो तीन रेज है उसमें से तुम कौन सी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। रिफ्लेक्शन के बाद कैसा जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मतलब उससे भी पॉइंट मिलता ही मिलता है, तुम तीन में से किसी 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 भी दो को इस्तेमाल करो, पॉइंट पक्का मिलेगा। ओके, तो आपका हो गया इमेज। मेन क्वेश्चन, क्या ये इमेज उल्टी है, यस इन्वर्टेड है, राइट, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन आता है, रियल है। ओके, तो रियल भी है, रियल इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया। साइज, साइज बड़ी दिख रही है, साइज देखो ना तुम, थोड़ी बड़ी लग रही है, ये छोटा है, उससे काफी लंबा लग रहा है वो। ओके, तो साइज इज लार्ज, ठीक है, मतलब लाइक एनलार्ज्ड साइज है। और कहां बन रही है इमेज, बियॉन्ड सी, इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड है ना, सी के भी बाजू में, लेट्स यू नो बियॉन्ड सी। देख लेते हैं आपके टेबल के हिसाब से बराबर है क्या।
ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ में रखते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनती है, सही है, वो तो बराबर है। बड़ी इमेज बनती है, हाँ हमने देखा बड़ी इमेज बन रही है। रियल एंड इन्वर्टेड भी है, वो भी देखा। अभी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, एफ पे रखना है। चलो एफ पे रख देते हैं, उन्होंने जैसा बोल रहे हैं वैसे ही रखते हैं एफ के ऊपर। चलो एफ के ऊपर इमेज को रख दिया, ये रहा मेरा इमेज, एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, ठीक है। चलो दो रेज ले लो, एक पैरेलल ले लो प्रिंसिपल एक्सिस को, तो पैरेलल ले ली, किस में से जानी चाहिए, फोकस में से, राइट। और एक दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ले लो, ओके। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो रेज है ना वो एक दूसरे को पैरेलल जा रही है। मतलब पैरेलल रेज किस में रहती हैं, देखो पैरेलल का एग्जांपल हमने सन केस में देखा है। सन से जो रेज आती हैं सब कैसे रहते, पैरेलल रहते अपने को, राइट। मेन क्वेश्चन, इनका इमेज बनता कहाँ है सन के ऊपर, वो तो डिपेंड करता है ना। सन की जो इमेज है आपकी वो तो कहीं पे बन सकती है। मतलब मान लो ये मेरा सन है, ठीक है। नाउ इट माइट हैपन कि मेरी इमेज यहीं पर बन रही है, मान लो मेरे यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मेरी इमेज यहीं पे बन गई, मतलब सभी रेज आ गए यहीं पे टकरा गए, यहीं पे इमेज बना दी। बट इट ऑल्सो माइट हैपन कि मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब लाइक यू नो जो रुकावट है जो लाइट को रुका रही है, इट माइट बी एट लार्जर डिस्टेंस, तो मेरी इमेज यहां पर भी बन सकती है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्स्ट्रक्शन, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ आ रहा है उधर इमेज बनेगा, बट डेफिनेटली इमेज कहाँ बनेगी, एट अ लार्ज डिस्टेंस, एक लार्ज डिस्टेंस पे बनेगी। अब तुम सोचो सूरज का एग्जाम्पल अगर वैसा है जिसमें पैरेलल रेज काफी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बना रही हैं और इमेज काफी बड़ी बनती है, इधर भी वैसा ही है ना, आपकी रेज पैरेलल है एक दूसरे को, ये जो रेज आपने निकाले एक दूसरे को पैरेलल है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। इमेज आपका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो देख लो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, एग्रीड। और जो भी इमेज बनेगी खुद से बनेगी, खुद से बनेगी, इसलिए आपका जो इमेज टाइप होगा वो कैसा रहेगा, रियल। इमेज टाइप कैसा होगा, रियल, क्योंकि खुद से बन रही है, रेज खुद से मिल रही हैं, इमेज बना रही हैं, इसलिए रियल रहेगा। और रियल के साथ हमेशा कौन होता है, इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा कौन रहता है, इन्वर्टेड। देखो अब रही बात बड़ी रहेगी इमेज की छोटी रहेगी, ऑब्वियसली अगर तुम इतना दूर के ऊपर उसको रेस को लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मैग्नीफाई, बड़ा होगा इमेज, धुंधला लाइक यू नो बड़ा दिखेगा। तो लाइट का आई डोंट नो वेदर यू आर डन दिस और नॉट, तुम ना कभी टॉर्च को इस्तेमाल किया है ठीक से पता नहीं मुझे। जब तुम टॉर्च को इस्तेमाल करते हो ना तो तुमको अगर तुम्हारे हाथ के ऊपर है कोई लाइट तो वो ऐसा दिखता है, छोटा सा डॉट दिखता है। लेकिन तुमने अगर उसको दूर फोकस किया ना, मतलब आपके टॉर्च को, तो ऐसा बड़ा दिखता है, फेंट दिखता है, फेंट दिखता है। लेकिन हाँ जरूर उसका उसका जो साइज है वो काफी बढ़ जाता है, मतलब आपके टोटल लाइट का, आपके इसमें से टॉर्च में से। सो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। तो इमेज का टाइप कैसा बनेगा, एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन इसके एनलार्ज का प्रॉब्लम क्या है, धुंधली बनेगी, धुंधली मतलब इट वुड नॉट बी अ क्लियर इमेज, नॉट क्लियर इमेज, ये उसका प्रॉब्लम है, एक क्लियर इमेज नहीं बन सकती वहां पे। अब बात करते हैं बिटवीन पी एंड एफ, अगर पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रख दो पी एंड एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहला रे कौन सा लोगे तुम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, इन्होंने कैसा किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकाला है, ओके ये वाला, तो वो तो रीट्रेस हो रहा है, राइट। अब तुम मुझे बताओ, इन्होंने चौथी रे को इस्तेमाल किया, राइट, मतलब इंसिडेंट रे निकाला, फिर रिफ्लेक्टेड रे निकाला, एंड सब कुछ नॉर्मल वगैरह निकाल के, इज इट द राइट वे टू डू, यहाँ पर हम लोग कुछ दूसरे स्टार्टिंग के तीन में से नहीं ले सकते थे, क्या लगता है चैट सेक्शन में, इफ यू कैन टेल मी वॉट एवर दे डिड, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से उन्होंने निकाला, दूसरी आई और आर में से कर रहे हैं ये वाली, उसकी जगह पे हम लोग सेकंड थर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, इज इट रियली कंपलसरी, क्या लगता है चैट सेक्शन में बताओ, इज इट कंपलसरी कि हम लोग उसी में से निकालें, जैसा उन्होंने किया है क्या हमको भी वैसा ही करना पड़ने वाला है? क्या लगता है, ओके। एक ही स्टूडेंट का आंसर है सिर्फ, बाकी के
वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस और नो में खाली बोल दो। नो, ऑब्वियसली नो। कौन सी रे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से पैरेलल निकाल लो ना प्रिंसिपल एक्सिस को। ओके, तो किस में से जाएगी? फोकस में से। फोकस में से जाएगी ऐसे। ये दो रेज निकाल लो ना। आपको वो तीसरे रे की जरूरत नहीं है, इन्होंने जो निकाला ही है इसकी जरूरत नहीं है अपने को। ओके, इसको पीछे एक्सटेंड करो, इन दोनों लाइंस को पीछे एक्सटेंड करो। ओके, तो यहां पर आपकी इमेज बन रही है, यहां पर आपकी इमेज बन रही है। अभी प्रॉब्लम ये है, ये जो इमेज बन रही है ना, ये अपन ने बनाई है। अपन ने मतलब ये रेज खुद से ज्वाइन हुए क्या? क्या ये रेज खुद से ऐसे मिले थे पीछे? नहीं। वो इसलिए पीछे मिले क्योंकि सामने कोई तो भी उसको देख रहा था, जैसे कि तुम आंखों से तुम उसको देख रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट वो रेज ऐसे लगा, आपके ब्रेन को लगा कि ऐसे पीछे एक्सटेंड हो रही है। अगर ऐसी कोई इमेज है कि जो आपके आंखों की वजह से बनती है, आपके ब्रेन की वजह से बनती है, मतलब खुद से नहीं मिलती। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, लेट्स से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर,
तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है एएस लाइफ 10, आप कोड लिख दिए एएस लाइफ 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है एएस लाइफ 10 अजिंक्य सोनके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोळुंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है,
इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं। मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th। Thank you so much.